तो आईपीएल के किसी भी सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का जो रिव्यू है उसको करना मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है। बिकॉज क्रिकेट का जो भी लॉजिक है, क्रिकेट के जो भी स्टैटिस्टिक्स है, क्रिकेट के जितने भी एनालिटिक्स और रूल है, वो जो इनके कप्तान साहब है यानी कि थाला महेंद्र सिंह धोनी, उनके ऊपर लागू ही नहीं होते हैं। चाहे टीम मजबूत हो, चाहे टीम कमजोर हो, चाहे प्लेयर्स अवेलेबल हो, चाहे प्लेयर्स इंजर्ड हो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए। पिछले साल भी उन्होंने यही किया, लेकिन क्या इस साल वो करने में कामयाब होंगे? क्या वो हमें 14 के 14 मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे? और राइडो जैसे खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद, स्टोक्स जैसे बड़े ऑलराउंडर्स के अनअवेलेबिलिटी के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 है वो किस तरीके से हमें दिखाई देगी? उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सबका यहां पर डिटेल एनालिसिस होने वाला है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर चेन्नई सुपर किंग्स के ऑक्शन पिक्स को हम देखें तो इन्होंने डैरेल मिचेल पर 14 करोड़ रुपए खर्च करके अपने मिडिल ऑर्डर में एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी लिया और शार्दुल ठाकुर के रूप में अपने पुराने साथी को भी अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन आईपीएल 2024 में जिस सीएसके बाय ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बनाई वो थे 20 साल के युवा खिलाड़ी समीर रिजवी ने, जिनको इन्होंने 8 करोड़ 40 लाख की रकम में अपने स्क्वाड में शामिल किया और पहले गुजरात टाइटंस और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ बिडिंग वॉर में ये इंगेज थे। और समीर रिजवी जिन्होंने यूपी टी20 लीग में बहुत अपना नाम कमाया था, उसके बाद बहुत बढ़िया सैयद मुश्ताक अली भी उनके लिए गया। 140 के करीब का स्ट्राइक रेट वहां पर उनका रहा और थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी वो करते हैं। और समीर रिजवी जैसे युवा खिलाड़ी जो होते हैं इनको अमूमन चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करती नहीं है। ये जाते हैं एक्सपीरियंस और काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखने वाले खिलाड़ियों की तरफ ये देखते हैं। और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी हो गए, या फिर आप बात कर लो शिवम दुबे की जो कि 30 के एज ब्रैकेट के आसपास रहते हैं, उन पर हमने इनको पैसा लगाते देखा है। बट इट इज हाईली अनलाइकली कि ये ऐसे खिलाड़ी को उठाएं। और जब ये ऐसे खिलाड़ी को उठाते हैं यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को उस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। और कुछ लोग तो उनको सीएसके के कैंप में राइट हैंडेड सुरेश रायना भी कहते हैं। तो समीर रिजवी के लिए ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अब देखना यह है कि प्लेइंग 11 में इनको कितना मौका मिलता है। बिकॉज जो प्राइस टैग होता है और जो प्लेइंग 11 का बैलेंस होता है, धोनी उसके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते नहीं है। जैसे कि आप बहुत एक्सपेंसिव खिलाड़ी को ले लो तो ये होता है कि यार हमने इनको इतने पैसे दे करके लिया है, इनको तो खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। धोनी ऐसा नहीं करते हैं। 9 करोड़ की कृष्णप्पा गौतम को पूरे सीजन उन्होंने बेंच पे बिठा दिया था क्योंकि वो टीम के बैलेंस में नहीं आ रहे थे। पिछले साल बेन स्टोक्स इंजरी से रिकवर करने के बावजूद कुछ मैचेस में बेंच पर बैठे थे बिकॉज टीम का बैलेंस वो खराब नहीं करना चाहते थे। और इसीलिए धोनी इतने सक्सेसफुल कैप्टन है बिकॉज टी20 क्रिकेट के जो नुआंसेस हैं, जैसे कंडीशंस का फायदा उठाना, कंडीशंस के हिसाब से टीम बनाना, अपने होम कंडीशंस का फायदा उठाना और उस हिसाब से टीम बनाना, इसमें उनसे बेहतर कोई भी स्टैटिशियन नहीं है। और फिर मैदान पे उनके गट्स की तो बात ही अलग है। और अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी स्क्वाड आप देखो तो यहां पर ऑब्वियसली कप्तान धोनी है, उसके अलावा गायकवाड़, शेख राशिद, अजिंक्य रहाणे हैं, ढेर सारे ऑलराउंडर्स इस टीम में हैं। मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरगेकर, जडेजा, सेंटनर, निशांत सिंधु, रचिन रविंद्र को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। रचिन रविंद्र मोस्ट लाइकली आपके डेवन कॉनवे का बैकअप है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर और वो थोड़ी बहुत आपको गेंदबाजी भी करके देते हैं। लेकिन टॉप 3 से नीचे आप उनको बल्लेबाजी नहीं करते हुए देखोगे तो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि या तो डेवन कॉनवे के बैकअप के तौर पर उनका इस्तेमाल होगा या फिर कहीं नंबर 3 पर आप उनको खेलते हुए देखोगे। बट रचिन रविंद्र के करियर के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनको अपने पहले ही आईपीएल में ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, वो भी उस समय जब मोस्ट लाइकली यही माना जा रहा है कि ये सीजन तो थाला का आखिरी सीजन ही होने वाला है। उसके बाद अगर आप गेंदबाजों की तरफ चलो तो दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मतीशा पाथीराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी और मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। ये जराल कोजिया के पीछे भी गए थे, पैट कमिंस के पीछे भी गए थे और काफी अच्छे से पैट कमिंस के पीछे गए थे। कुछ 7.5-8 करोड़ तक उन पर बोली लगाई थी चेन्नई सुपर किंग्स ने, बट उतना बजट उनका था नहीं। और डैरेल मिचेल का किसी भी हाल में वो उनको अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहते थे और इसीलिए अपना पर्स उन्होंने बचा करके रखा था। और आखिरी में मुस्तफिजुर रहमान के साथ उन्होंने खुद को सेटिस्फाई कर लिया। हालांकि और भी ऑप्शन थे
जिनकी तरफ वो जा सकते थे एज अ बैकअप पेस बॉलर। और अगर उनकी स्ट्रेंथ अब देखी जाए तो सीएसके की सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से है उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी। देखो इस टीम में धोनी है, उसके बाद यहां पर जडेजा है, मोइन अली, इवन डैरेल मिचेल, इवन अजिंक्य रहाणे, और अब तो मैं शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ को भी समवॉट एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही मानूंगा। दीपक चहर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ढेर सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, शार्दुल ठाकुर को आप उसमें जोड़ लो, तो जो इनका कोर है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भरा है। और अब उसमें धीरे धीरे इन्होंने यंग आर्सेनल भी ऐड करना शुरू किया है। जैसे आप बात करो पाथिराना की, आप बात करो सिंधु की, हांगरेकर की, भले ही उनको ज्यादा खेलने का मौका ना मिले, अब समीर रिजवी भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सो थोड़ा सा अब फ्यूचर की तरफ भी चेन्नई सुपर किंग्स देख रही है, लेकिन इस टीम की जो ताकत है वो इनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही होने वाले हैं। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है देयर गुड बंच ऑफ ऑलराउंडर्स। इस टीम के पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। और महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्लेबाजों से गेंदबाजी और अपने गेंदबाजों से बल्लेबाजी की उम्मीद रखते हैं। बैटिंग डेप्थ वो बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये हमने उनकी इंडियन कैप्टेंसी के टाइम भी देखा है कि बैटिंग डेप्थ के वो बहुत ज्यादा कायल हुआ करते थे। और यही चीज आपको चेन्नई सुपर किंग्स में भी देखने को मिलती है। आई मीन अगर आप देखो तो शिवम दुबे भी बॉल कर सकते हैं, जिनसे वो कराते नहीं है। अब उसके पास जडेजा है, मोइन अली है, डैरेल मिचेल भी गेंदबाजी कर सकते हैं, समीर रिजवी भी ऑफ स्पिन करते हैं। उसके बाद जेन्युइन ऑलराउंडर में शार्दुल ठाकुर आपके पास है। इवन मैं तो दीपक चहर को भी आप कहीं ना कहीं एज एन ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो। राजवर्धन हंगरगेकर का अभी इस टीम ने इस्तेमाल नहीं किया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस इस टीम के पास हैं। और ये ऐसी टीम है जो कि अलग अलग कंडीशंस में जाकर के भी खेल सकती है। और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है कि सीएसके टीम तो अपनी बनाती है अपने होम कंडीशंस के हिसाब से, जहां पर विकेट थोड़ी सी स्लो होती है, बॉल थोड़ी सी ग्रिप होती है, नए बॉल को थोड़ा मूवमेंट भी मिलता है, लेकिन बाहर जाकर के भी ये उतने ही खतरनाक रहते हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ऑलराउंडर्स। तो इनकी दूसरी और तीसरी स्ट्रेंथ यहां पर कनेक्टेड है। अगर आप देखो तो आप तीक्ष्णा और जडेजा के रूप में सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हो और आप खिला सकते हो किसी फास्ट बॉलर को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहां पर तो थोड़ा सा स्पिन को मदद है, तो आप मोइन अली को डाल दोगे। जैसे ही आपको पेस की मदद लगेगी, आप फिर से अपने फास्ट बॉलर ऑलराउंडर को ले आओगे या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को ले आओगे। सो यहां पर बहुत ही ज्यादा गैप आ जाता है चेन्नई सुपर किंग्स में और बाकी की जो टीम्स हैं। और इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी में चेन्नई सुपर किंग्स जो है सबसे आगे रहती है। और जो कुछ वीकनेस चेन्नई सुपर किंग्स की हैं, उसमें से मेरे हिसाब से पहली वीकनेस इनकी है महेंद्र सिंह धोनी का फिटनेस इशू। क्योंकि ये टीम मैदान पर कैसा खेलती है धोनी के बिना, ये हमने अभी तक देखा ही नहीं है। और महेंद्र सिंह धोनी अभी नी की सर्जरी करा करके आए हैं। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वो खेलते नहीं है। पिछले साल पूरे आईपीएल बेचारे नी से बहुत ज्यादा परेशान रहे थे। एंड कोई और खिलाड़ी अगर होता तो वो तो चुपचाप रिटायरमेंट ले लेता, बट धोनी वांट्स टू प्ले वन मोर सीजन, धोनी वांट्स टू प्ले एज अ चैंपियन। और उन्होंने पिछले साल भी ये बोल दिया था। अच्छी खबर ये है कि जो न्यूज निकल करके आ रही है, सीएसके की मैनेजमेंट भी इस बात को कह रही है कि टेंशन मत लो, मार्च तक धोनी बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बट जब तक हम खुद उनको मैदान पर 14 के 14 मैचेस खेलते हुए देख न लें, इस पर यकीन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि नी की सर्जरी कराने के बाद कंडीशन कितनी खराब होती है। और जब आपको लगता है कि चीज सही हो गई है, तो वो इंजरी जो है फिर से डिटोरिएट हो सकती है। और दूसरी वीकनेस मेरे हिसाब से इनकी है कि इनकी पेस बॉलिंग मुझे थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है, स्पेशली देयर डेथ बॉलिंग। अब पिछले साल ये कितनी वीकनेस आप इसको काउंट कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल सीएसके जो है एक युवा मथीशा पाथिराना और तुषार देशपांडे से डेथ में बॉलिंग करवा रहे थे और वहां से भी वो चैंपियन बन गए। लेकिन सच बात यह है कि वो पाथिराना का पहला सीजन था, देशपांडे ने बहुत इंप्रूव किया था। इनके जो बॉलर्स हैं वो मिडिल ओवर्स इनफोर्सर और नए बॉल से तो अच्छे हैं। मुकेश चौधरी की लेफ्ट आर्म सीम आप ले सकते हो, दीपक चहर नए बॉल से आते हैं, शार्दुल ठाकुर उसके बाद हैं। और अब आप एक बार फिर से आप मथीशा पाथिराना की तरफ ही डेथ में देखोगे, मे बी एक आध ओवर थेक्शाना का, और फिर आप शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे जैसे गेंदबाजों की तरफ ही जाओगे। इसलिए मेरा सजेशन यह होगा, और मेरी एक छोटी सी शिकायत भी सीएसके से है कि ये यंग इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रन नहीं देते हैं। आई मीन हंगरगेकर को 2 सीजन से इन्होंने बेंच पे बिठा रखा है, बहुत ज्यादा खिलाया नहीं है। ही हैज द टैलेंट टू बिकम द नेक्स्ट जसप्रीत बुमराह, और वो निकल के भैया छक्के भी बहुत मारते हैं। ही इज अ जेन्युइन सिक्स हिटर, पावरफुल प्लेयर। और उनकी डेथ बॉलिंग में ना इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जितना रन आपने तुषार देशपांडे को दिया, उसके पिछले साल जितना रन आपने मुकेश चौधरी को दिया, अगर उतना रन आप हंगरगेकर को दे देते, आई थिंक ही वुड हैव बिकम अ
टेरिफिक प्लेयर। अब हंगर गेकर और तिलक वर्मा, आप दोनों का कॉम्बिनेशन देख लो। तिलक वर्मा एमआई के सेटअप में है जहां पर यंगस्टर्स को लगातार मौके मिलते हैं, वो इस समय इंडिया खेल रहे हैं, और हंगर गेकर का आईपीएल में भी हम नाम नहीं सुनते हैं, और उसके बाद तो फिर कितना ही वो खेलते हैं। तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी जरूर है, क्योंकि शेख रशीद भी वहां पर हैं, अब समीर रिजवी भी वहां पर आ गए हैं। तो यंगस्टर्स को थोड़ा खिलाएं और अपने डेथ बॉलिंग सुधारने के लिए हंगर गेकर से बेटर ऑप्शन इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई नहीं है। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होगी? देखो, मेरे हिसाब से ऋतुराज कॉन्वे तो ओपन करेंगे। अब नंबर 3 पर अभी तो अजिंक्य रहाणे दिखाई दे रहे हैं, बट आप उनको बाहर करके यहां पर किसी और खिलाड़ी को भी मौका दे सकते हो। फिर 4 पर शिवम दुबे एज ए लेफ्ट हैंडर स्पिन हिटर, उसके बाद डैरेल मिचेल, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर। तो नंबर 9 तक आपकी बैटिंग हो गई। उसके बाद पाथिराना और थीक्षणा आपके 2 श्रीलंकन गेंदबाज हो गए। अब बारी आती है इंपैक्ट प्लेयर की। तो यार, इंपैक्ट प्लेयर में अगर आप एक एक्स्ट्रा बैटर चाहते हो तो मिडिल ऑर्डर में आप समीर रिजवी को डाल सकते हो, और अगर आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए तो हंगर गेकर, मुकेश चौधरी और तुषार देशपांडे का आपके पास ऑप्शन है। तो देखना होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर क्या करती है। एक चीज और जो इस प्लेइंग 11 में दिखाई दे रही है कि थर्ड स्पिनर इस टीम के पास नहीं है। तो क्या मोइन अली खेलेंगे डैरेल मिचेल की जगह? क्या डैरेल मिचेल बाहर बैठेंगे 14 करोड़ के बाद? क्या फिर कॉन्वे की बलि चढ़ा दी जाएगी? आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बिकॉज मुझे तो थीक्षणा और जडेजा ही 2 स्पिनर दिखाई दे रहे हैं, और चेपॉक की कंडीशन में मोर और लेस आप 3 स्पिनर ही प्रेफर करोगे। तो वो चीज किस तरीके से बैलेंस होगी? क्योंकि पहले राइडू थे, देखो राइडू थे तो मोइन अली खेल जाते थे, एक ओवरसीज स्लॉट खाली हो जाता था। अब राइडू की जगह आप डैरेल मिचेल को डाल रहे हो। डैरेल मिचेल को अनफॉर्चुनेटली आप बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है राइडू की। ही इज अ फैबुलस प्लेयर, और इसीलिए 14 करोड़ सीएसके ने उन पर खर्च किए हैं। तो मोइन अली की मुझे तो जगह बनती दिखाई नहीं दे रही है। अब आप अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर किसी को लाते भी हो तो क्या आप प्रशांत सोलंकी को लाओगे? लेग स्पिनर को धोनी प्रेफर भी नहीं करते। हमने उनके इंडियन कैप्टनसी के टाइम भी देखा था, जब तक वो लिमिटेड ओवर्स कैप्टन थे, जडेजा और अश्विनी खेला करते थे। जब विराट कैप्टन बने भारतीय टीम के वनडे के, तब वहां पर आपको कुलदीप और चहल की जोड़ी दिखाई थी। धोनी प्रेफर्स फिंगर स्पिनर, क्योंकि फिंगर स्पिनर आपको थोड़ा कंट्रोल भी देते हैं। तो अब देखना यह है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप एक एक्सपीरियंस या फिर एक गेंदबाज की तरफ जाते हो, या फिर आप एक युवा बल्लेबाज की तरफ जाते हो। देशपांडे, मुकेश चौधरी, हंकर गेकर, 3 ऑप्शन आपके पास मोस्ट लाइकली गेंदबाजी में है, और समीर रिजवी का ऑप्शन, जिनको आपने बहुत ही महंगा खरीदा है, उनका ऑप्शन आपके पास बल्लेबाजी में है। और अब अगर 10 में से चेन्नई सुपर किंग्स को रेट करना हो तो मैं इनको यहां पर 10 में से 8 नंबर देने वाला हूं, और मेरे हिसाब से इनका जो ऑप्शन और स्क्वाड है वो गुड की कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं। यहां पर एक्सेप्शनल और फिनोमिनल भी हो सकता था, बट चूंकि इन्होंने अपनी पेस बैटरी में बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स ऐड नहीं किए। कार्तिक त्यागी 60 लाख में निकल गए, उसके बाद कोई ओवरसीज तेज गेंदबाज भी इन्होंने नहीं खरीदा जो कि अच्छी पेस निकाल सके और पाथिराना के बैकअप के तौर पर आप उनको इस्तेमाल कर पाओ। ये पैट कमिंस के पीछे जरूर गए थे, बट वो ओवर बजट हो गए, तो उनको भी इन्होंने नहीं खरीदा। बाद में किसी खिलाड़ी को इन्होंने बुलवाया भी नहीं। तो ये थोड़ा सा एक इशू है मेरे लिए, आपकी जो डेथ बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग है। बट अदर देन दैट दिस टीम हैज ग्रेट बैटिंग डेप्थ, और महेंद्र सिंह धोनी जब विकेट के पीछे होते हैं तो वो तो किसी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं। सो आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? सीएसके की प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या रहाणे को बाहर करके आप सीधा समीर रिजवी को अंडर डाल दोगे, उनसे थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन करवाओगे, और उसके बाद आप हंगर गेकर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करोगे? द कॉल इज योर, शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 टीमें हम कवर कर चुके हैं। बाकी टीमों का भी स्क्वाड रिव्यू फटाफट आपके सामने आने वाला है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.